ठीक है। हेलो, माई सेल्फ वरुण कुमार ठाकुर। मैं लास्ट 5 ईयर से जनरल स्टडी का क्लास ले रहा हूँ। मैं जनरल स्टडी पढ़ाता हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक है इकोनॉमिक्स की, वो है पॉवर्टी, गरीबी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया के जितनी भी एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें जीएस से क्वेश्चन आते हैं, उन सारे एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन ली जाती है। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है। इस टॉपिक का सबसे अधिक बेनिफिट कब मिलता है? जब आप मेंस का पेपर राइट करते हो, क्योंकि मेंस के पेपर में एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीन जो है ये एवरग्रीन टॉपिक में आते हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट कौन सी मेथड है जिस मेथड के थ्रू इसे फाइंड आउट किया जाता है, और कितने टाइप्स के पॉवर्टी है, पॉवर्टी कितने टाइप्स हैं। क्योंकि पॉवर्टी का कोई एक एग्जैक्ट कोई टाइप, सिंगल टाइप है, इसके नंबर ऑफ टाइप्स हैं। उन नंबर ऑफ टाइप में 2 टाइप का बेसिकली डिटेल हमने किया है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी का। तो पहले स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी होता क्या है। सिंपल सा है कि पॉवर्टी इज लॉसेस ऑफ बेसिक नीड्स दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट मीन्स अगर हम अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को सरवाइव करने के लिए अगर बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं या बेसिक नीड्स की क्वालिटी में कहीं पे भी दिक्कतें होती है, उस कंडीशन में उस पर्सन को पॉवर्टी के लाइन में रखा जाता है। इतनी सिंपल सा यहां पे डेफिनेशन में है कि अगर हम बेसिक नीड्स को अगर एक फुल फेज में फुल क्वालिटी के साथ अगर मेंटेन करते हैं तो हम पॉवर्टी लाइन में नहीं है। अगर हम नहीं करते हैं देन हम कहां पे आ जाते हैं? पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं। बेसिकली इंडिया में पॉवर्टी का जो डेटा है वो कलेक्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। 2019 में इस गवर्नमेंट में इंडिया के 2 ऑर्गेनाइजेशन थी। एक है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एक है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो NSSO था ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कलेक्ट करता था, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जो CSO था ये स्ट्रक्चर्ड डेटा को कलेक्ट करता था, फॉर एग्जांपल GDP, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों को मर्ज करके एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस कि अब जो डेटा पॉवर्टी का कलेक्ट होगा वो कौन करेगा? NSO। इससे पहले कौन करता था? NSSO। सिर्फ S को हटा दीजिए, जो डेटा आया वही कलेक्ट करता था। तो पॉवर्टी की डेटा कौन कलेक्ट करता है? NSO। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री का ये डिपार्टमेंट है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पे। मैंने पहले बोला कि पॉवर्टी का कोई एक सिंगल टाइप्स नहीं है। बेसिकली पॉवर्टी के 2 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसे हम हिंदी में निरपेक्ष गरीबी कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी जिसे हम हिंदी में सापेक्ष गरीबी कहते हैं। यहां पे अगर हम इस वर्ड के मीनिंग से भी बात करें तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जांपल रिलेटिव, संबंधित, एक दूसरे से कंपेयर करके, एक दूसरे से तुलना करके अगर एक को अमीर और एक को गरीब माना जाता है तो उस केस में जो जिसे हम गरीब माने हैं वो कौन सी पॉवर्टी में आएगा? रिलेटिव पॉवर्टी में आएगा। लेकिन अगर हम सिंगल इंडिविजुअल बेसिस पे, जिसे हम हेड काउंट मेथड कहते हैं या हेड काउंट टाइप्स भी कहते हैं, हेड काउंट मींस सर को गिनना, क्या ये 5 गरीब हैं, ये 4 अमीर हैं, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का सिंपल सा डेफिनेशन है कि व्हेन पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। इट मींस अगर किसी के पास उसके बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, तो पर्याप्त मात्रा पैसा नहीं होगा तो क्या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। उस केस में हम उस पर्सन को किस में काउंट करेंगे? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। सेकेंड इसका है कि इट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे, आगे आपको बताएंगे गरीबी रेखा का क्या डेफिनेशन है। यहां पे भी समझ लीजिए
कि अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे, इट मींस एक बेस लाइन है कि हाँ इतना इनकम है तो यहां पे आप अपने क्वालिटी ऑफ नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। इट मींस कि पॉवर्टी लाइन है, ये आपका एक लाइन, इससे नीचे गए बिलो पॉवर्टी, ऊपर गए अबव पॉवर्टी। इट मींस कि नीचे गए तो गरीब, ऊपर गए तो अमीर, और ये बीच में है इट मींस कि आप पॉवर्टी लाइन पे हैं, एकदम आप बस वेंटिलेटर पे खड़े हैं, नीचे गए तो डाउन, ऊपर गए तो सिंपल सा कहता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कि इट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। जितने भी पॉवर्टी लाइन के नीचे पीपल हैं वो सबको किस में काउंट करेंगे? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कैलकुलेशन के लिए बेसिकली मैंने बताया कि भाई एक लाइन एक फिक्स करना पड़ेगा। लाइन फिक्स कौन करेगा? जो कमिटी की रिपोर्ट है वो करेगी, या गवर्नमेंट फिक्स करेगी। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है? कमिटी बनाती है, और वो कमिटी पूरे इंडिया का डेटा कलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर पर्सन मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर पर्सन मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट मींस कि प्रति व्यक्ति मानसिक जो उनकी मासिक व्यय है उसके आधार पे वो एक बेस लाइन फिक्स करते हैं कि हाँ ये लाइन जो है ये आपका क्या है? बेस लाइन है। इसे नीचे गए तो बिलो पॉवर्टी, ऊपर गए तो एबव पॉवर्टी, नीचे गए तो गरीब, ऊपर गए तो अमीर। तो उस कमिटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस गरीबी को फाइंड आउट करते हैं, किस पॉवर्टी को फाइंड आउट करते हैं? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को। इंडिया में 68th जो राउंड हुई थी पॉवर्टी कैलकुलेशन की, उस समय दो कमिटियां बनाई गई थी। बेसिकली जो 68th जो राउंड हुआ था वो 2011-12 में हुआ था। उसमें एक इससे एक पहले बनाया गया था, एक इसके बाद कमेटी बनाई गई थी। पहले वाली जो कमेटी थी उसका नाम था सुरेश तेंदुलकर कमेटी। सुरेश तेंदुलकर साहब, क्योंकि कमेटी के बारे में हमें पता है कि कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं उनके नाम पे भी कमेटी का नाम रखा जाता है। तो ये जो सुरेश तेंदुलकर साहब थे वो एक कमेटी बनी थी जिन्होंने अपना रिपोर्ट 2009 में सबमिट किया था। उस कमेटी का नाम क्या था? सुरेश तेंदुलकर कमेटी। सेकेंड कमेटी इस डेटा के बाद बना था जिसका नाम था सी रंगराजन कमेटी। इसका मैं डेटा बताऊंगा अभी जस्ट आपको। तो सी रंगराजन कमेटी जो है ना, सी रंगराजन साहब जो है, इन्होंने अपना डेटा कब सबमिट किया था? 2014 में। अब बात आती है कि इन दोनों कमेटी, ये दोनों कमेटी आप देख रहे हैं कि डेट के एक बिफोर है एक आफ्टर है, तो ये दोनों कमेटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगी। तो हां, सुरेश तेंदुलकर कमेटी की जो मेथड्स थे उस मेथड्स में कुछ फॉल्ट्स थे, जिस फॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई कमेटी बनाई, सी रंगराजन कमेटी। अब इन दोनों की डेटा देखते हैं क्योंकि डेटा से नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन आए हैं, नंबर ऑफ टाइम। स्टेट पीसीएस में तो अगर 10 स्टेट पीसीएस अगर होता है एक साल में तो आप समझ जाओ कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में 7 से 8 स्टेट पीसीएस में डेटा जरूर होते हैं। डेटा क्या था? तो डेटा था कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन जो रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन की बात नहीं कर रहा हूं, जो रूरल एरिया में रहते हैं, और अगर उनका मंथली पर पर्सन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय का इनकम 816 रुपीज हो, कितना हो? रूरल एरिया का मंथली इनकम हो 816 रुपीज पर पर्सन मंथली एक्सपेंडिचर। तो ये जो इतनी इनकम वाले जो व्यक्ति होंगे उनको रखा जाएगा पॉवर्टी लाइन पे। इट मींस कि वो एकदम वेंटिलेटर पे है। इससे नीचे गया बिलो पॉवर्टी लाइन, इससे ऊपर गया अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये 816 रुपीज किस एरिया के लिए था? रूरल के लिए था। अर्बन के लिए जो इसका एरिया था इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो था 1000 रुपीज पर पर्सन मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए इनकम। इट मींस कि जो अर्बन एरिया में है, जो शहरी एरिया में अगर कोई है, अगर उनकी मंथली इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए अगर 1000 रुपीज पर पर्सन, मैं एक पूरे परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, पर पर्सन, तो वो क्या है? पॉवर्टी लाइन पे है। नीचे गए बिलो पॉवर्टी लाइन, ऊपर गए एबव पॉवर्टी लाइन। इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग जो 816 रुपीज इनका डेटा था, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 2009 के रिपोर्ट सबमिट करने के समय में रेट ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का जो रेट था वो था 25.7%।
इट मींस कि रूरल एरिया में कितना था 25.7%, और अर्बन एरिया जो इनका डिटेल था वो था 13.7%। तो ये किसका रिपोर्ट था? सुरेश तेंदुलकर कमेटी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई रूरल एरिया में अगर 816 रुपीज पर पर्सन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए इनकम है तो पॉवर्टी लाइन पे है, उससे कम है तो बिलो पॉवर्टी लाइन, उससे ऊपर है तो अबव पॉवर्टी लाइन। उस डेटा के अकॉर्डिंग इनके रिपोर्ट में रूरल एरिया में जो रेट ऑफ पॉवर्टी था उस समय वो था 25.7%, और अर्बन एरिया में जो रेट ऑफ पॉवर्टी था वो था 13.7%। और इनका जो ओवरऑल एवरेज जो रेट आया था, एवरेज रेट वो था 21.9%। इट मींस कि ऑन एवरेज, क्योंकि आप यहां से एवरेज मत निकालिएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमको एवरेज निकालना है। तो ऑल ओवर जो इनका एवरेज था रूरल एंड अर्बन सबको मिला के वो कितना था 21.9%। अब जो सेकेंड कमिटी बनी सी रंगराजन कमिटी, इनके डेटा के अकॉर्डिंग, इनके जो कलेक्ट किए गए डेटा के अकॉर्डिंग रूरल एरिया में जो पर पर्सन मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था किसका, पॉवर्टी लाइन का, वो था 972 रुपीज। कितना था? 972 रुपीज। इट मींस अगर सी रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग 972 रुपीज अगर कोई पर्सन अर्न करता है रूरल एरिया में रह करके अपने मंथली पर पर्सन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, तो पॉवर्टी लाइन पे है। उससे अगर नीचे जाएगा तो बिलो पॉवर्टी, ऊपर आएगा तो अबव पॉवर्टी। इसके अकॉर्डिंग जो सी रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग जो रूरल एरिया में रेट ऑफ पॉवर्टी जो किया गया था किस अमाउंट के अकॉर्डिंग, 972 के अकॉर्डिंग वो था 13.9%। अब यहां पे देख लीजिए, जब इन्होंने 816 कहा था तो कितना था 25.7%, इन्होंने 972 कह दिया तो कितना हो गया 30.9%। सी रंगराजन कमेटी का जो अर्बन एरिया का रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग पर पर्सन मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का अमाउंट था 1407 रुपीज, 1407 रुपया। और इसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ पॉवर्टी था वो था 26.4%। अब यहां पे देखिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी में जब 1000 रुपीज था शहरी क्षेत्र के लिए तो रेट ऑफ पॉवर्टी कितना था 13.7%। अब यहां पे जब ये 1407 हो गया तो रेट ऑफ पॉवर्टी कितना हो गया 26.4%। तो ये दो डेटा आया था जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एब्सोल्यूट पॉवर्टी के डेटा को फाइंड आउट की थी। 68th राउंड जो डेटा कलेक्ट किया गया था एनएसएसओ के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग में। अब हम सेकेंड आते हैं, वो है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मींस मैंने पहले बताया कि रिलेशन, इट मींस के एक दूसरे से कंपेयर करके, क्या वो अमीर ये गरीब। फॉर एग्जांपल सिंपल ले लीजिए ना, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों क्या है कैपिटलिस्ट हैं, दोनों रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि नहीं अनिल अंबानी जो है ना मुकेश अंबानी के कंपेयर में क्या है गरीब है। इट मींस कि हमने एक दूसरे को कंपेयर करके जो गरीबी फाइंड आउट किया है उसी को क्या कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। इसका डिफिनेशन कहता है कि व्हेन people are poor is compared to other around them but may still have enough money to surviving। अगर कोई पर्सन एक दूसरे के कंपेयर से अगर गरीब दिखाई देता है या गरीब है एक दूसरे के कंपेयर में, लेकिन उसके पास पर्याप्त अमाउंट है अपने जीवन जीने के लिए, अपने क्वालिटी ऑफ नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इसके बाद भी उसे किसमें काउंट किया जाएगा रिलेटिव पॉवर्टी। जैसे मैंने अभी कहा मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की बात। सेकेंड इसका कहता है कि इट रिलेट्स टू इनइक्वालिटीज इन ए सोसाइटी। हमारे समाज में जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में जो वेरिएशन है, उस वेरिएशन के कारण जो पॉवर्टी जनरेट होता है उसी पॉवर्टी को हम क्या कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है। अब यहां पे जैसे आपने देखा कि भाई इसका जो कैलकुलेट करने का मेथड है वो पॉवर्टी लाइन वाला मेथड है, अबव पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ कमिटीज। इसका जो कैलकुलेट करने का मेथड है वो दो मेथड से इस रिलेटिव पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है। वो कौन सा है लॉरेंज कर्व मेथड
एंड गिनी कोएफिशिएंट मेथड। मैं आपको बता दूं कि ये दो मेथड मेंस में हर साल, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, में ये आपको अपने क्वेश्चन को लिखने में इसकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है। इससे आपके जो मार्क्स के बढ़ने का जो लेवल है वो बहुत ही हाई है। अब थोड़ा सा दोनों मेथड को डील करते हैं। तो ये जो रिलेटिव पॉवर्टी है, इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। एक है लॉरेंज कर्व मेथड्स एंड सेकेंड है गिनी कोएफिशिएंट मेथड। ये दोनों मेथड एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड कहेंगे कि गिनी कोएफिशिएंट है ना, वो लॉरेंज कर्व के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि लॉरेंज कर्व देखो ग्राफिक्स है, ग्राफिक मेथड है, और गिनी कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल मेथड है। यहां से एक वैल्यू आता है, यहां से ग्राफ की डेटा आती है। ये जो लॉरेंज कर्व है ये इंट्रोड्यूस्ड इन 1905, ये 1905 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम था मैक्सो लॉरेंज, जिसके कारण इस ग्राफ को हम लॉरेंज कर्व के नाम से जानते हैं। ये जो गिनी कोएफिशिएंट है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1912 में, और इसे इंट्रोड्यूस करने का काम किए थे कोराइडो गिन्नी, जिसके कारण इसे हम गिनी कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लॉरेंज कर्व पे, फिर हम चलेंगे गिनी कोएफिशिएंट पे। लॉरेंज कर्व में मैंने पहले बताया कि ये ग्राफिकल है और ये न्यूमेरिकल है। इट मींस कि ये जो डेटा देता है वो किसके थ्रू? ग्राफिक्स मेथड के थ्रू। और ये जो डेटा देता है वो किसके थ्रू? एक फॉर्मूला के थ्रू। वो फॉर्मूला क्या है? a बाई ए प्लस बी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं इसके एक एग्जांपल पे। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि एक गांव है, एक विलेज है, जहां पे कुछ लोग इनकम अर्न करते हैं। इट मींस कि वो जॉब करते हैं, उनके पास इनकम आता है, और उस इनकम से उनका जो मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसे वो लोग क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। इट मींस अपने इनकम के अकॉर्डिंग। लेकिन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अलग है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं। तो मान लीजिए कि एक विलेज है, इस विलेज में टोटल पॉपुलेशन 250 है, और 250% का जो टोटल इनकम है, मंथली इनकम, वो 2000 रुपीज है। इट मींस कि 250 लोग मिलकर के सिर्फ 2000 रुपए अर्न करते हैं। अब आते हैं इस टेबल पे। 250 रुपए, 250 जो पर्सन है, 250 जो लोग हैं, वो सिर्फ 2000 अर्न करते हैं। उसमें से जो 2000 इनकम है, उसमें से 100 रुपए इनकम जो है वो 80 लोगों के द्वारा अर्न किया जाता है। इट मींस 80 लोग मिलकर कितना अर्न करते हैं? 100 रुपए। 200 रुपए अर्न करते हैं 70 लोग मिलकर के। इट मींस कि 200 रुपीज इनकम कितने लोगों की है? 70 लोगों की है। 70 लोग मिलकर के 200 रुपीज अर्न करते हैं। 400 रुपीज अर्न कितने लोग मिलकर करते हैं? 50 लोग मिलकर करते हैं। 500 रुपीज कितने लोग मिलकर करते हैं? 30 लोग मिलकर करते हैं। और 800 रुपीज कितने लोग मिलकर करते हैं? 20% मिलकर करते हैं। अब यहां से आप देख लीजिए कि क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो कि 100 डिवाइड बाई 80 कितना पड़ेगा, और वही 800 डिवाइडेड बाई 20 कितना पड़ेगा? आप देख लीजिए। यहां से आप देख रहे हैं कितना होगा? 40 रुपए होगा। यहां से आप देख लीजिए 1 रुपए कुछ पैसे होगा। इट मींस यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो क्या है? इक्वल है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब आते हैं ग्राफ पे, जिसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे इस टेबल को फुलफिल करके, फिर ग्राफ बनाएंगे। उसी ग्राफ पे इन दोनों को देखा जाएगा। ग्राफ में है कि एक साइड में इनकम है 100, 200, 400, 500, 800, जो मैंने यहां पे लिखा है। यहां पे पॉपुलेशन है 80, 70, 50, 30, 20, यहां पे लिखा हुआ है। अब हमें यहां पे दो डेटा इनकम का, दो डेटा पॉपुलेशन का निकालना है। हमें निकालना है कि यहां पे क्यूमुलेटिव इनकम कितना है। क्यूमुलेटिव इनकम मींस होता है एक दूसरे को कंबाइन करके। क्यूमुलेटिव मींस होता है संचय। संचय मींस होता है एक दूसरे को जोड़ करके। तो पहले का क्यूमुलेटिव इनकम कितना है? 100। जब दूसरे को मिला देंगे तो क्यूमुलेटिव इनकम कितना हो जाएगा? 200 प्लस 100, 300। थर्ड को इसमें मैच कर देंगे कितना होगा? 400 प्लस 300, 700। फोर्थ को यहां पे कंबाइन कर देंगे तो कितना होगा? 700 प्लस 500, 12,000 रुपीज। अब हमें निकालना है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, और ये टोटल इनकम इसका कितना है? 2,000 रुपीज। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो सिंपल सा है
कि टोटल इनकम का ये कितना परसेंटेज है, टोटल इनकम का ये कितना परसेंटेज है। तो कैसे निकालेंगे, तो जितना इनकम है 100% इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल, तो टोटल कितना हमारा 2000, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अगर इसका हम इनकम का डिटेल देखते हैं तो वो डिटेल हमें क्या मिलेगा, 1 बाय 1 करके अगर हम निकालते हैं तो 1 बाय करके इसका डिटेल हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा कितना 15%, ये 35%, ये कितना हो जाएगा 60%, और ये कितना हो गया इसका 100%। अब इसी के अकॉर्डिंग यहां पे क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन निकालते हैं, तो क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन में क्या होगा 80, फिर इसको ऐड कर दीजिए 80 प्लस 70 150, 150 प्लस 50 200, फिर 200 प्लस 30 230, और 230 प्लस 20 250, तो इसकी टोटल पॉपुलेशन कितना था 250। अब इसका का परसेंटेज निकालते हैं तो कितना होगा इसका 32%, 60%, 80%, 92% एंड 100%। तो अब यहां से हमने क्या निकाला, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन निकाला है। अब हमें इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग में करते हैं, कभी भी नंबर में पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा होता है ना, परसेंटेज में करना होता है। अब एक सिंपल सा ग्राफ है, उसी ग्राफ में दोनों मेथड को देखा जाएगा। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0। इस पे रख लेते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और इस एक्सिस पे हम रख लेते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, बस दो डाल लेते हैं। अब इसका डिटेल बना लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब इस पे एक्स एक्सिस पे कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब यहां पे इसका टोटल चलता है। अब यहां पे देखिए कहता है कि 5% इनकम कितने परसेंट लोग अर्न कर रहे हैं, 32% लोग। इट मीन्स कि 32% के पास सिर्फ कितना परसेंट का इनकम है, 5%। सेकेंड कहता है कि 15% इनकम कितने के पास है, 60 के पास है। इट मीन्स कि 60% पॉपुलेशन के पास टोटल इनकम का कितना है, 15% है। फिर कहता है कि 35% इनकम कितने के पास है, 80% के पास। इट मीन्स कि 80% के पास कितना इनकम है, सिर्फ 35% है। इसी तरीके से फिर आगे चलते हैं इसके डेटा को। अब यहां पे 60% इनकम कितने लोगों के पास है, 92% का। 92% के पास कितना इनकम है, 60% इनकम है। इट मींस कि ये डेटा आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये यहां से शुरू हुआ, ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ और एक पॉइंट पे जाके मिल गया। अब यहां से एक इक्वल लाइन कर लेते हैं। इक्वल लाइन है जिसको हम यहां से मैच कर देते हैं। इट मींस ये लाइन क्या है, 10% पॉपुलेशन के पास 10% इनकम, 20% पॉपुलेशन के पास 20% इनकम, 30% पॉपुलेशन के पास 30% इनकम, 40% पॉपुलेशन के पास 40% इनकम। इट मींस कि ये जो है ये क्या दिखा रहा है, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये दिखा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, परफेक्ट है, एग्जैक्ट इक्वल है।
इसलिए ये लाइन क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन में दोनों के बीच से निकल है। लेकिन क्या ये इक्वल है? नहीं। यहां पे आपने देखा 32% के पास 5% है और 60% के पास कितना है, 35% है। इट मींस कि ये जो लाइन है ये इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को शो कर रहा है और इसी लाइन को हम लॉरेंज्ड कर्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है। लॉरेंज्ड कर्व अगर ऊपर की तरफ जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इट मींस की जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा। इट मींस अगर ये ऊपर जाता है तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होगा, डाउन जाएगा। लेकिन वही अगर ये लाइन नीचे आता है तो इस केस में क्या होगा, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेन क्वेश्चन ये पूछता है कि लॉरेंज कर्व अगर अपवर्ड मूव होता है तो क्या होगा, डाउनवर्ड मूव होता है तो क्या होगा। तो अपवर्ड मूव होगा तो क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है वो उसमें इनइक्वालिटी का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। सॉरी, इनइक्वालिटी का परसेंटेज क्या होगा, घट जाएगा। और अगर वो नीचे आता है तो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटी है उसका परसेंटेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसी को शो करने के लिए कौन से कर्व बनाई गई है, लॉरेंज कर्व। अब हम इसी ग्राफ पे आते हैं गिनी कोएफिशिएंट को लेकर के। ये जो एरिया है लॉरेंज कर्व एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का ये जो लाइन है, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या इसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहते हैं, इसके बीच का जो एरिया में जो लोग हैं उसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। और इसके जो नीचे वाले जितने एरिया हैं, इट मींस की किसके, एक्स एक्सिस एंड लॉरेंज कर्व के नीचे का एरिया, इसे हम बी कहते हैं। इट मींस कि ये जो एरिया है बीच वाला ये ए होगा, ये एरिया ये बी होगा। इट मींस अगर ये लाइन ऊपर जाता है तो ए का जो नंबर होगा, ए की जो संख्या होगी वो कम हो जाएगी। ये नीचे आता है तो ए का संख्या बढ़ेगा, बी का संख्या कम हो जाएगा। और इसी दोनों के नंबर के बेस पे कौन सा वैल्यू निकलता है, गिनी कोएफिशिएंट, जिसका फॉर्मूला क्या है, ए बाई ए प्लस बी। गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 से 1 होता है। क्यों? क्योंकि आप यहां पे देख लीजिए ए बाई ए प्लस बी है, अगर ए प्लस बी बाई ए तो ए होता तो कहते कि 1 प्लस 1 एवं हो सकता है, 1 प्लस हो सकता है, लेकिन कभी भी 1 प्लस नहीं हो सकता है क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है उसमें चेंजिंग है। और यहां पे दो केसेस हैं। पहला केस इसका कहता है कि इफ वैल्यू इज 0, वैल्यू इज 0, तो वैल्यू 0 कब होगा, जब ये लाइन यहां से उठ के कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो ऐसा अगर कंडीशन होता है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, a बाई ए प्लस बी इक्वल टू 0 बाई 0 प्लस बी इक्वल टू 0। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब ये लॉरेंज कर्व अगर इस पे आ जाएगा तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि गिनी कोएफिशिएंट के किस वैल्यू में इनकम एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट इक्वल होगा। तो जब गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट इक्वल होगा। जैसे जैसे वो 0 से नीचे आएगा वो इनइक्वालिटी का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सेकेंड कहता है कि इफ वैल्यू इज 1, अब 1 होगा कब, वो तो आप देख लीजिए। तो 1 कब होगा, जब ये एरिया, ये लाइन, ये जो लॉरेंज कर्व लाइन है ये कहां जाएगा, इस पे आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, b इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू 0 तो क्या होगा, a बाई ए प्लस बी। इस केस में क्या होगा, a बाई ए प्लस 0 इक्वल टू a, सॉरी इक्वल टू 1। इट मींस कि ये लॉरेंज कर्व कहां है, एक्स एक्सिस पे है। इसका मीनिंग है कि सारा का सारा इनकम, इट मींस ऑल इनकम इज ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। इट मींस कि जब लॉरेंज कर्व का, सॉरी, जब गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू जब 1 होगा तो ये लॉरेंज कर्व किस एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। और इस केस में क्या होगा, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% इनइक्वल होगा। 100% इनइक्वल कहने का मीनिंग है कि सारा का सारा इनकम एक के पास होगा और किसी के पास कोई इनकम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2000 यहां पे जो
अमाउंट था वो एक आदमी के पास होता, 249 लोग के पास कोई अमाउंट नहीं होता, तो उस केस में गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होता? 1 होता। लेकिन अगर 2000 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता 250 लोगों के पास, तो उस केस में गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होता? 0 होता। तो ये दो मेथड्स हैं रिलेटिव पॉवर्टी से रिलेटेड, जिसमें एक कौन सा है? लॉरेंस कर्व मेथड, दूसरा कौन सा है? गिनी कोएफिशिएंट मेथड। लॉरेंस कर्व मेथड क्या है? ग्राफिकल है। गिनी कोएफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल है। लेकिन गिनी कोएफिशिएंट किसके ऊपर बेस्ड है? लॉरेंस कर्व के ऊपर। याद रखना है कि लॉरेंस कर्व अगर अपवर्ड मूव करता है तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होगा? डाउन होगा। अगर ये डाउनवर्ड इट मींस कि एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बढ़ेगी। अगर गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 होता है इट मींस कि इक्वल का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्ट इक्वल होगा। लेकिन अगर गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 होता है तो उस केस में लॉरेंस कर्व कहां पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। और इस केस में क्या होगा? टोटल इनकम एक पर्सन के थ्रू अर्न किया जाएगा। तो ये आपके दो मेथड से इससे रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके और डिटेल्स, रीजंस, कैसे रिकवर किया जाता है, कौन कौन सी कमिटियां बनाएगी रिकवर करने की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे इसको राइट करना है मेंस में, वो सब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।